पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, तो इन्फेक्शन होने शुरू हो गए, कोई घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो रात को बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। मिल के कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिस वजह से हम रोक सकें। 2 साल से शुगर ही चेक नहीं किया, शुगर 400 है। अब पूछो उनसे तो वो यही बताते हैं, मैंने चेक किया, हमें तो अच्छा लग रहा था, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। टॉपिक्स पे बात की जाए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक एक्चुअल में नॉलेज मिल सके। इसमें बहुत सारे ना मिथ्स हैं डायबिटीज हाँ। के बारे में। आप जानते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। इज इंसुलिन बेटर और मेडिसिन? इंसान को अगर डायबिटीज है तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही है कि किसी में इज डायबिटीज इज अ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल? डॉक्टर संदीप करब, स्वागत है सर आपका द हेल्थ टेबल पॉडकास्ट शो में। थैंक यू जसमीत। कहीं ना कहीं डायबिटीज डे बाय डे नहीं, इवन आवर बाय आवर भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डाटा, क्या आपको दिखाई दिया सर आपके एंडोक्रिनोलॉजी के पूरे करियर के अंदर, व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर यू स्पेशली? क्या लगता है डायबिटीज के बारे में? देखो जसमीत, डायबिटीज एक डिजीज, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शॉकिंग थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी शॉक्ड अबाउट। डायबिटीज का सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट जो रहता है, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। ओके। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 50% डायबिटिक पेशेंट्स को इंडिया में पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज। इट इज क्वाइट शॉकिंग। मतलब आप सोच सकते हो कि 50% लोगों को जिनको डिजीज मींस जितने डायबिटीज है उसमें से 50% को नहीं पता। पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो बट नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड दे आर नॉट नॉट ऑन एनी ट्रीटमेंट। वो ना तो कुछ डाइट लाइफस्टाइल पे है, ना वो दवाइयाँ खा रहे हैं, ना वो टेस्ट कर रहे हैं, ना ही उनका इलाज हो पा रहा है। जिस इंसान को मालूम ही नहीं है वो अपना ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स नहीं करा सकता है। तो सबसे शॉकिंग पार्ट डायबिटीज का ये है। ऑल्सो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज है, समवेयर अराउंड 11% टू 12% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को इस समय डायबिटीज है। और उसी में से हाफ, जैसे आप बता रहे हैं कि हाफ को अवेयर ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। और उसमें से भी दूसरी चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि अराउंड 13% लोग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज है, जो नॉर्मल नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है लेकिन इन बिटवीन है। मैं थोड़ा सा प्री डायबिटीज को समझना चाहूंगा, एक्चुअली में प्री डायबिटीज होती क्या है? देखो जसमीत, नॉर्मल एक स्टेट रहती है जहाँ पे नॉर्मल, हम ये कहते हैं कि इस इंसान का नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस है, या इस इंसान की बॉडी जो भी वो ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होता है या बाहर से कुछ वो खाते हैं, उसको नॉर्मली हैंडल कर पाती है। Okay. This is normal glucose tolerance where body is able to tolerate glucose in a normal way. पर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं impaired glucose tolerance. Okay. इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है impaired fasting glucose, जहाँ पे उसकी पेशेंट का फास्टिंग शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और दूसरा पार्ट होता है impaired glucose tolerance, इसमें खाने के बाद वाला शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ये इन बिटवीन वाला फेज होता है, एंड फाइनली जब ये चीज आगे प्रोग्रेस होती है तो पर्सन लैंड्स इनटू डायबिटीज, which is a state of either insulin deficiency or insulin resistance or both combined. तो इसमें हमें क्या समझना है कि एक इंसान, देखो टाइप 1 डायबिटीज एक रेयर काइंड ऑफ डायबिटीज, रिलेटिवली रेयर काइंड ऑफ डायबिटीज होती है, लेस कॉमन रेयर तो नहीं होता। वो बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो वो डायबिटीज तो बहुत सडनली प्रोग्रेस करती है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन तरह की डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, वो ऐसा नहीं होता है कि हम आज नॉर्मल है और कल हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है। It takes months to years to progress from a normal glucose tolerance state to go into diabetes. तो उसके बीच में एक बड़ा सा टाइम आता है जहाँ पे पेशेंट impaired glucose tolerance या प्री डायबिटीज स्टेज में होता है। एंड मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई पेशेंट मिलता है जिनको की प्री डायबिटीज है, या तो मेरी डेफिनेशन या तो WHO डेफिनेशन के हिसाब से impaired fasting glucose या impaired glucose tolerance में आते हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि या तो नॉर्मल हो सकते हैं आने वाले समय में, रिवर्स कर सकते हैं टू नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस, वो परसिस्ट कर सकते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में ही, या वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि काफी बार हमारे मरीज नहीं समझ पाते हैं कि जितना शुरुआत में वो अपने लाइफस्टाइल में, अपने रहन सहन में, अपने डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज, इवन इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी जो डाइट है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हो गई और इवन एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैकोज हो गया, कहीं ना कहीं डू यू फील कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट्स करते हैं हमारी लाइफ, स्पेशली लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सेडेंटरी होती जा रही लाइफ से। देखो, जब हम डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो
देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स। हम्म, उसमें हमेशा हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओके। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते, हम्म, जैसे कि उम्र का बढ़ना, जैसे से एज बढ़ेगी डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा, हम्म, जैसे कि परिवार में डायबिटीज का होना, पेरेंट्स को डायबिटीज होना, वो रिस्क बढ़ाता है। हम्म, तो इस तरह से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। इंट्रापार्टम ड्यूरिंग जब बच्चा अपनी मदर के ऊपर होता है वहाँ पे सर्टेन रिस्क होते हैं, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओके। बट उसके बाद जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसा कि आपने बताया इंडियन गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ डाइट, डाइट में आप क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज। बट देखो एक कई सारे इसमें भी नई नई चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट और समहाउ उतनी हाईलाइट नहीं होती, जैसे कि रोल ऑफ एंडोक्राइन रिसेप्टिंग केमिकल्स, और जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडीसी, मैं इसको एंडोक्राइन। थोड़ा सा समझना हाँ, चाहूंगा। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हम्म, जो है इनको शॉर्ट में ईडीसी बोलते हैं। ये हम्म, सर्टेन ऐसे केमिकल्स हैं जो हम्म, हमारे रूटीन खाने में, पैकेजेस में, एनवायरनमेंट में, पानी में यहाँ हो सकते हैं, जो कि आमतौर पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर ओके। कुछ चीजें जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स, हाँ, ये हो रहते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ओके। और बहुत सारा डेटा है कि हार्मोनल डिजीजेस काफी सारी इन एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल से होती हैं। ओके। डायबिटीज भी या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक पार्ट है उनका। तो इट मीन्स आज के टाइम में जो जितना भी स्ट्रीट फूड्स और जंक फूड ज्यादा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक कहीं ना कहीं बहुत मेजर कारण हो सकता है इस चीजों का। हाँ, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, हाँ। उसमें अनहेल्दी फैट्स हैं, बट आप उसकी पैकेजिंग, उसकी हम्म, स्टोरेज, उसके अंदर जो अलग से केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं, हम्म, वो एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ा रहे हैं। ओके। इसके साथ में जो इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ सालों में जो नए रिस्क फैक्टर्स ऐड हुए हैं, हम्म, उसमें इंसोम्निया हम्म, या कम सोना एक नया रिस्क फैक्टर है, जिसको ओके। समहाउ बहुत इग्नोर किया गया है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट जो है उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उनको रात को जागते हैं, दिन में हाँ। सोते हैं, उसके कोई हम्म, भी रीजन, वैलिड रीजन हो सकते हैं, हम्म, जैसे कि उनकी टाइम जोन अलग है, इंटरनेशनल टाइम जोन पे वो अगर काम करते हैं। इवन स्ट्रेस इज आल्सो द मेन स्ट्रेस तो रीजन। बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम्म, इस तरह से ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि डायबिटीज डेवलपमेंट में आज के दिन रोल प्ले करता है। ओके। ऐसे ही पोल्यूशन, हम्म, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक रिलेटिवली नया रिस्क फैक्टर है जो टाइप 2 डायबिटीज के ऑनसेट में ऐड हुआ है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि पोल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है। देखो पोल्यूशन के जो रिस्क फैक्टर्स, अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पे बात करें, हम्म, तो पोल्यूशन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ये देखा गया है कि वो बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं ओके। और ये समहाउ बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं कुछ चीजों ओके। को, वो जनरेट होती हैं, और वो बॉडी के अंदर एक तरह से इन्फ्लेमेशन, या एक तरह से सिंपल भाषा में कहें तो आग सी लगा देते हैं। तो वो फिर ऑर्गन फंक्शंस, वो मल्टीपल ऑर्गन फंक्शंस हैं, जैसे पैंक्रियाज के लेवल पे करेंगे तो वहां पे इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो सकती है, फैट के लेवल पे करेंगे तो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, हार्ट पे हार्ट डिजीज का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क। तो ये सारे बहुत सारा डेटा इस तरह से अब जनरेट हो रहा है जो कि ये चीजें रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा रही हैं। इवन डायबिटीज जो था, क्योंकि डायबिटीज के लिए अगर बात करूं तो सर डाटा जो है ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल भी है, बट हमारी यही कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकली मतलब जो प्रैक्टिस वाले डॉक्टर्स हैं उन्हीं के साथ इस टॉपिक्स पे बात की जाए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक एक्चुअल में नॉलेज मिल सके। सो दैट्स व्हाई जस्ट मेरा प्लानिंग यही रहती है कि आप सब डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि आप डेली लाइफ में उन सबको ट्रीट कर रहे हैं। इवन डायबिटीज के बारे में कहीं ना कहीं ये भी जो खबर है कि सर अगले 20 साल में जो आज के पेशेंट है कहीं ना कहीं अगले 20 साल में डबल इज द रेशियो होने के चांसेस रह रहे हैं। सो क्या लगता है कि ये चीजें जो हमारे जंक फूड है ये बढ़ सकती हैं, या इसको वक्त रहते हैं कि हम एक मिल के कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिस वजह से हम रोक सके। देखो जब हम डायबिटीज की प्रिवेलेंस की बात करते हम्म, हैं तो आप जानते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, या नंबर 2 पे आफ्टर चाइना इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डायबिटिक हाँ, पेशेंट्स। रेट ऑफ इंक्रीज हमारे यहाँ उनसे ज्यादा है। बट अगर हम वर्ल्ड में फोकस ऑफ डायबिटीज देखते हैं, हाँ, तो डायबिटीज इन अर्लियर स्टेजेस में इट वाज अ डिजीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये यूजुअली देखने को मिलता था अमेरिका, यूरोप, वहां पर होता था, बट इवेंचुअली वहां पे अब स्टेगनेट होने लग गया है। देन इंडिया एंड चाइना अच्छा वहां पे स्टेगनेंट हो चुके हैं। रिलेटिवली, मतलब ओके, रिलेटिवली वो ओके, रेट ऑफ ग्रोथ उस रेट पे नहीं आए। इंसिडेंस नहीं आ रहे जितने ओके, की हमारे यहाँ है। उसके बाद मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका अनदर फोकस है, ओके, जहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज हमसे भी ज्यादा है, बट बिकॉज हमारी बैकग्राउंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, मतलब जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, हम लोगों के यहाँ तो डायबिटीज मतलब इज लाइक
अनलिमिटेड ही है। और द सरप्राइजिंग पार्ट इज जितना डेटा होता है अर्बन एरियाज में हर बार उससे ज्यादा ही इंसिडेंस रेट निकल के आता है। तो डायबिटीज एक बेहद कॉमन डिजीज है। अब जैसे आप पूछ रहे थे कुछ टाइम पहले कि भाई शॉकिंग, अनदर शॉकिंग डेटा अबाउट डायबिटीज इज दैट अगर 100 लोग पेशेंट्स है जिनको डायबिटीज है, हार्डली 25 to 30% ही डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जिनका HbA1c जो है वो टारगेट रेंज जो यूजुअली लेस देन 7% बोला जाता है। हार्डली 25%, 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको शुगर लेवल उस रेंज में कंट्रोल रहता है। तो आप समझ सकते हैं पहले तो मरीजों को पता नहीं चलता, जिनको पता रहता है उनको टेस्ट उस तरह से नहीं होते, टेस्ट होके वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हार्डली 20 to 30% लोग ही टारगेट तक पहुंच पाते हैं। इवन पता न रहने का कारण भी ये हो सकता है क्योंकि आई थिंक डायबिटीज इज असिम्प्टोमेटिक, क्योंकि उसमें पता ही सिम्टम्स से कुछ नहीं पता चलता। हाँ, देखो डायबिटीज के बारे में जैसे मेरे से बहुत बार पूछा था कि व्हाट इज द कॉमन सिम्पटम ऑफ डायबिटीज। हाँ, जब हम पढ़ते थे तो ऑफ कोर्स पढ़ा यही जाता है कि इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट, वेट लॉस, ये इंक्रीज्ड एपेटाइट, ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, या फिर बार-बार इन्फेक्शन होना। लेकिन फैक्ट ये है कि 50 सबसे कॉमन सिम्पटम ऑफ डायबिटीज इज दैट देयर इज नो सिम्पटम। अब क्योंकि पेशेंट को सिम्पटम नहीं है तो कोई भी इंसान अगर उसको कोई सिम्पटम नहीं हो रहे, अगर उसने रूटीन टेस्ट अपना नहीं करवाया या प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं करवाए तो उनको पता नहीं रहता है, तो वो अपनी केयर भी नहीं करवा पाते हैं। ऑफ कोर्स पता होने के बावजूद केयरलेसनेस एक बड़ा पार्ट है मतलब डायबिटीज एक बड़ा चैलेंज है, बट आई थिंक मिसडायग्नोसिस और being unaware of disease is even a bigger challenge. इवन मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा था कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वो कैसे इफेक्ट करती है और वो कितना इफेक्ट कर सकती है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को हमने डायबिटीज इज अनट्रीटेड, तो कहाँ तक वो डैमेज कर सकते हैं सर हमारी बॉडी को? देखो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन दो प्रकार की रहती है, एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, एक्यूट से मतलब रहता है जो शॉर्ट टर्म में होती है, जब शुगर बढ़ा हुआ उसी समय होने के चांसेस है, और एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन जो कि कई सालों के बाद आती है। तो डायबिटीज में इशू क्या है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन तो पेशेंट आमतौर पे आ ही जाते हैं हमारे पास, जैसे कि पेशेंट का शुगर बहुत ज्यादा है उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, पेशेंट का शुगर इतना ज्यादा है कि उसको इन्फेक्शन होने शुरू हो गए, जैसे प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन एक कॉमन सिम्टम है, पेशेंट को कोई घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को रात को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, कई बार ये बहुत ज्यादा जब शुगर बढ़ जाते हैं तो पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसमें बॉडी में तेजाब ज्यादा बनता है, उसमें तो पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम होने लग जाती है, आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाता है, वो हो सकता है। हाँ, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर डायबिटीज में अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पे है तो लो शुगर का हो जाना भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है कि पेशेंट ने ओवर ट्रीटमेंट ले लिया किसी वजह से, गलती से जैसे भी, तो वो रहता है। लेकिन ये बहुत कम पेशेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती है क्योंकि इन सिम्टम्स को होने के लिए यूजुअली शुगर्स 200-250 प्लस होने चाहिए, जबकि डायबिटीज का डायग्नोसिस रिलेटिवली कम नंबर्स पे स्टार्ट हो जाता है, तो ये रिलेटिव सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोस्टली वो है जो पेशेंट को परेशान करना शुरू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं या लाइक किडनी और लंग्स पे? बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको आने से पहले कम से कम 5 से 15 साल तक शुगर लेवल ज्यादा रहते हैं, तब जाके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना स्टार्ट होती है। इसमें सैड पार्ट यही रहता है कि एक बार कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उनको रिवर्स करना बहुत बेहद मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल कह सकते हैं। रिलेटिवली आज के दिन कुछ एडवांसमेंट है जहाँ पे फायदे हैं किडनी डिजीज वगैरह को लेके, बट इनको रिवर्स करना ट्रेडिशनल तौर पे नामुमकिन सा ही माना जाता है। तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम लूज हो चुका होता है। तो अगर पेशेंट को किडनी डिजीज हो गई है तो वहां पे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको पाँव पे सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, भूख नहीं लगती है, उल्टे से का मन रहता है, थकावट रहती है, खून की कमी है जिसका कोई रीजन नहीं पता, तो ये सब किडनी डिजीज के सिम्टम्स हैं। काफी सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो नर्व रिलेटेड सिम्टम्स के साथ आते हैं, जैसे पाँव में नमनेस हो जाना, पाँव में जलन, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, या फिर पाँव के अंदर घाव हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, तो ये न्यूरोपैथी होती है। फिर विजुअल प्रॉब्लम्स, आंखें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि डायबिटीज में अफेक्ट होता है, बट मेरे लिए आईज इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं ये मानता हूँ कि आई टेस्टिंग अगर आप अच्छे से, अगर अपना पेशेंट हर साल या हर टाइमली अपनी टेस्टिंग करवाते हैं और रेटिना एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो आप हम लोग डायरेक्टली आईज के अंदर जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस का बहुत अर्ली स्टेजेस में हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से डायबिटीज जो है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है।
इसके ओके। साथ में जब डायबिटीज बड़ी वेसल्स को इन्वॉल्व करती है तो वो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, पाँव के ब्लड वेसल्स को रोक के पाँव में दर्द करना, तो वो तो अपने आप में बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ कि उनको क्या कहना चाहिए, बहुत ही शॉकिंग सी प्रेजेंटेशन। अब हार्ट अटैक एक ऐसी प्रेजेंटेशन है, वो तो बहुत ही शॉकिंग टाइप की रहती है, एक्चुअली पैरालिसिस बहुत शॉकिंग रहता है, तो वहाँ तो ऑफ कोर्स पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इवन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जब जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो अगर जो डायबिटीज़ का पेशेंट अगर उसको कहीं न कहीं कार्डियो के भी सिम्पटम्स अगर आ गए और उसको कहीं न कहीं उसका बीपी भी फ्लक्चुएट करता है, तो आई होप कि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग, डेफिनिटली देखो डायबिटीज, अलोंग विद द बीपी, हाँ, मतलब कार्डियोवास्कुलर आप डिसीज़ेज़ जो भी देखो आते डायबिटीज को अपने आप में ना हुँ, ट्रेडिशनली एक ये माना गया है कि किसी इंसान को अगर डायबिटीज है हुँ, तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही है कि किसी नॉर्मल इंसान को पहले हार्ट अटैक आ चुका है। ओके, हालांकि आज के दिन थोड़ा सा इस बारे में क्वेश्चंस हैं कि क्या डायबिटीज उतना ही रिस्क है इक्विवेलेंट टू दैट, हुँ, बट ये माना जाता है कि टू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज रिस्क हुँ, रहता है हार्ट प्रॉब्लम का हुँ, डायबिटिक पेशेंट से हुँ, वर्सेस नॉन डायबिटिक। हुँ, और डायबिटीज हार्ट को सिर्फ हार्ट अटैक की तरह से इन्वॉल्व नहीं करता है, हुँ, डायबिटीज तो हार्ट फेलियर का रिस्क उससे भी ज्यादा बढ़ाता है। हाँ, तो डायबिटीज ना सिर्फ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है, ना सिर्फ पैरालिसिस का रिस्क बढ़ाता है, डायबिटीज हार्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ाता है। तो ओके। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स तो एक बड़ा चैलेंज है हार्ट, हुँ। ब्रेन, ब्लड वेसल्स के लिए। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हार्ट अटैक, तो कहीं न कहीं ऐसे भी सिनेरियोस देखने को मिलते हैं सर डेली लाइफ में, जो मेरे फ्रेंड्स ही इवन कॉल करते हैं कि शुगर अटैक आया। तो इन दैट टाइम्स क्या ये शुगर अटैक क्या है? कैसे मतलब सिम्पटम्स रहते हैं उस टाइम पे, ये इसको मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा। देखो ऐसे शुगर अटैक तो कोई टर्म होता नहीं ओके, है ओके। मेडिकली, तो बट बोला यही जाता है कहीं न कहीं, तो वो उसको मैं अब थोड़ा-सा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आम तौर पे ये कह सकते हैं कि जो अगर बहुत सीवियरली रेज़्ड ब्लड ग्लूकोज हुँ, लेवल्स हैं, हुँ, हुँ, जिसमें पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, ओके, या फिर हाइपरओस्मोलर कोमा एक स्टेट होती है जिसमें इतना ज़्यादा शुगर है काफ़ी दिनों से कि हुँ, पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। हुँ, तो मे बी उनको वो लोग कहते हैं, बट एट सच शुगर अटैक कोई ऐसी टर्म ओके, नहीं है ओके। लेमैन में या तो हमारी ओके, नॉलेज में। ओके। इवन सर डू यू फील कि जब शुगर इवन प्री डायबिटीज के टाइम पे जब पेशेंट्स रहते हैं कहीं ना कहीं अपने जैसे आसपास के डॉक्टर्स पे, जनरल फिजिशियंस पे या फिर फैमिली फिजिशियंस होते हैं वहां तक रहते हैं, डू यू फील कि कहीं ना कहीं पेशेंट्स को जो है एक प्रॉपर एक स्पेशलिटी के पास जाके ये ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है आज के टाइम में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं डायबिटीज को लेकर। देखो डायबिटीज में जैसे मैंने बोला कि इट्स अ मिस डिजीज और मिस हम्म, डायग्नोसिस मेनी हम्म, टाइम्स। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर, कोई भी कंसल्टेशन ना लेने से अच्छा है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, हाँ, उसमें कोई खराबी नहीं ठीक है। है। एट द सेम टाइम इफ वन नीड्स हायर लेवल ऑफ केयर, इफ हम्म, वन नीड्स मोर एजुकेशन, वन नीड्स हाँ, बेटर वर्कअप ऑफ द डिजीज, हम्म, बेटर ट्रीटमेंट, तो ऑफ कोर्स देखो इंडिया एज अ कंट्री इज ब्लेस्ड हम्म, दैट हमारे यहाँ कुछ भी कहें मेडिकल एक्सेस रिलेटिवली बहुत आसान है। हम्म, किसी भी पेशेंट के लिए डॉक्टर को एक्सेस करना उतना मुश्किल नहीं है। ओके। तो पेशेंट कैन चूज एंड कंसल्ट एन There are एंडोक्राइनोलॉजिस्ट basic एज tests एंड is व्हेन ही और available शी sir for this. लाइक्स। Even basic test is available for the diagnosing the हाँ, sugar. देखो एज़ फार एज़ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ तो बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू डू HbA1c, Okay, जो कि लास्ट 3 मंथ्स के एवरेज शुगर के बारे में बताता है, एंड हाँ, उसके लिए आपको फास्टिंग होने की भी ज़रूरत नहीं है। okay, तो वो है। देन फास्टिंग ग्लूकोज़, हाँ, जो कि जिसके लिए पेशेंट को 8 से 10 घंटा खाली पेट रहना हुँ, चाहिए ओवरनाइट, हुँ, और सुबह वो खाली पेट सैंपल दे हुँ, सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम डायग्नोसिस बनाने के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें ना आइडियली तो ये होता है कि 75 ग्राम ग्लूकोज़ देके okay, उसके 2 घंटे के बाद टेस्ट करना चाहिए। okay, और अगर मान लो पेशेंट को सिम्पटम्स हैं, हुँ, तो फिर तो हम एक रैंडम ग्लूकोज़ कर लें, अगर वो 200 से ज़्यादा है तो अपने आप में इट मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेजेंस ऑफ सिम्पटम्स। इवन HbA1c कितने टाइम में दोबारा अगर उसको डायग्नोज हो गई डायबिटीज, तो कितने टाइम में दोबारा कर सकते हैं? हाँ, देखिए अगर मान लीजिए कोई डायग्नोस्ड केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ है हुँ, और जो ऑन ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट पे नहीं भी है, डाइट एंड लाइफ़स्टाइल पे हुँ, है, तो उसके अंदर 3 महीने के अंदर, क्योंकि एचbA1c ऑन एन एवरेज 3 हुँ, मंथ्स का आइडिया देता है हमको। हुँ, एचbA1c इज़ नथिंग, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज़ बाउंड टू ग्लूकोज़। हुँ, तो उसको परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर 3-3 महीने में डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का शुगर कंट्रोल कैसा है, ओके, अब उसे हम लोग उसे रिपीट करते हैं। हुँ, हुँ, कई बार अगर बहुत ही स्टेबल पेशेंट है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो कभी-कभी हम 6 मंथली भी इसे कर सकते हैं। ओके। तो 3 टू 6 मंथ्स इज़ द यूजुअल टाइम। इस तरह से इसे फॉलो किया जाता है। Is there any different stages of sugar for the different patient?
इन टर्म्स ऑफ टारगेट। या अच्छा, देखो इन जनरल जब हम बात करते हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंडिया की RSSDI है, देन बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, सबने टारगेट्स बता रखे हैं। टारगेट्स ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज यूजुअली 80 to 130 माना जाता है। पोस्ट 2 आवर्स पोस्ट मील शुगर कंट्रोल जो माना जाता है वो लेस देन 180, और HbA1c लेस देन इक्वल टू 7%। अगर हम ये अटेन करते हैं विदाउट कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि लो शुगर ना हो, या विद मिनिमल रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हम शुगर कंट्रोल चाहते हैं लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया चाहते हैं, तो अगर आप ये लेवल मेंटेन कर पाते हैं तो अच्छा है। इसमें भी देखिए बड़ा सिंपल है, अगर कोई पेशेंट यंग है तो उसमें बेटर ये है कि हम इससे भी अच्छे कंट्रोल पे जाएं। अच्छा, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है एंड वी नो कि पेशेंट ऐसे ड्रग्स पे जिसका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता, तो देयर इज नो हार्म यंग पेशेंट में 6 to 6.5% A1C टारगेट करें, उससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है कि पेशेंट का सर्वाइवल कम है, जैसे पेशेंट की एज काफी ज्यादा है, पेशेंट को हार्ट डिजीज है, पेशेंट को स्ट्रोक है, पेशेंट को कैंसर है, जहाँ पे आप बहुत लंबा सर्वाइवल नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे 7.58%, इवन 8.5% A1C भी हमें एक्सेप्ट होता है। ओके, बट फॉर मेजॉरिटी पेशेंट्स लेस देन 7% ऑफ HbA1c इज अ गुड कंट्रोल। इससे आप कॉम्प्लिकेशन रेट्स को काफी कम कर सकते हैं। इवन कहीं ना कहीं जो मेडिसिन है, अगर मैं मेडिसिन की भी डायबिटीज के बारे में बात करूं, तो डू यू फील कि ये मेडिसिन भी कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो सकती है पेशेंट के लिए? देखो इसमें बहुत सारे ना मिथ्स हैं डायबिटीज के बारे में, जिसमें एक बड़ा ही मतलब आज मैं दैट्स व्हाई मैं यही टॉपिक आपके साथ लेके बैठा, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो इवन मेरी मदर इज सेइंग, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट कराया तो हालांकि उनको HbA1c 5.5 के आसपास आया, बट दे वर सेइंग कि कहीं आने वाले टाइम में तो उनको नहीं हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी यही रहता है कि आने वाले टाइम में अभी 5.5 है तो कल को 6 या 7 के आसपास तो नहीं पहुंच जाऊंगी। नहीं देखो वो तो एक अलग सिनेरियो है, वो तो एक डिजीज प्रोसेस वाली बात है, लेकिन बात करते हैं हम लोग की सोसाइटी में जो डायबिटिक पेशेंट है। अब आज एक पेशेंट आए थे तो मैंने बताया कि शुगर HbA1c 8.2% था उनका, तो वी टॉक्ड अबाउट एस्केलेटिंग द ट्रीटमेंट, मेडिसिन बढ़ाई, तो उनका पहला कंसर्न ये था डॉक्टर साहब ऐसे तो दवाई बढ़ाओगे आप, दवाई बढ़ाओगे तो मैं आदत पड़ जाएगी। मदर का भी यही था कि कहीं ना कहीं टैबलेट बढ़ जाएगी, दवाई एक बार शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। तो देखो बड़ा सिंपल है, डायबिटीज कोई खाना खाने की या दवाई खाने की बीमारी तो है नहीं। इट्स अ डिजीज वेयर देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस और देयर इज इंसुलिन डेफिशिएंसी और बोथ। अब इंसुलिन डेफिशिएंसी वाले पार्ट को मैनेज करना इनहेरेंटली अंदर से आज के दिन पॉसिबल नहीं है दवाइयों के अलावा, लेकिन जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जो ज्यादा बना रहा है, जो इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा है। अब वो काम नहीं करने दे, अगर आप वेट कम कर लोगे, अपना बॉडी फैट कम कर लोगे, तो उस केस में आपका इंसुलिन कम ही आपके लिए एडिक्वेट रहेगा। तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस तो पेशेंट को करना है, हम उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस एक ऐसी चीज नहीं है जो हमने आज बताया कल कोई पतला हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, so person would need few months to years to reduce a significant amount of weight. Okay. So weight loss is I think weight loss in obese type 2 diabetes, हम ये नहीं कह रहे कि 50 किलो का तो वो वेट कम करे, लेकिन जो ओवरवेट और मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स टाइप 2 वाले ओवरवेट या ओबीज रहते हैं, वेट लॉस एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है in terms of not only controlling diabetes or keeping sugar in good control, but it also may lead on to reduction in medicines for diabetes, and in a fair percentage of patient it can lead on to remission of diabetes. Okay, मैं समझ गया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है सर, मैं जैसे कि बात कर रहा था, इवन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वर सेइंग कि इज डायबिटीज इज अ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। हाँ, अब देखो मैंने जैसे यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैंने बोला रेमिशन ऑफ डायबिटीज, मैंने रिवर्सल तो नहीं बोला। हाँ, ठीक है, देखो रेमिशन जो टर्म है ना, ये मेनली कैंसर से लिया गया है। ओके, जब हम कई बार आपने देखा होगा कि किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपका कैंसर खत्म हो गया है। अब एक्चुअली में वो रेमिशन ऑफ डिसीज होता है। रेमिशन का मतलब है कि इस समय कोई भी कैंसर का एविडेंस आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन कल को वो रिकरेंस कर सकता है, तो वो रेमिशन होता है। रिवर्सल का मतलब ये है कि भाई है ही नहीं, होगा भी नहीं, खत्म हो गया। तो डायबिटीज रिवर्सल तो मेरे हिसाब से एक मिसनोमर है। इट इज समहाउ मोर ऑफ अ कैची टर्म, मैं ये मानता हूँ। बट रेमिशन एक फैक्ट है। रेमिशन ऑफ डायबिटीज हम बहुत सालों से जानते हैं। रेमिशन ऑफ डायबिटीज हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन बैरिएट्रिक सर्जरी, जो आज के दिन इतनी कॉमन नहीं है। उसके रीजंस हैं, हम कभी फिर बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है।
बट जो रिवर्सल या रेमिशन ऑफ डायबिटीज जो है, अगर डेटा की बात करते हैं तो 80% ऑफ पेशेंट्स जो कि ओबीज पेशेंट, काफी ज्यादा मोटे पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है फॉर जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और वो बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास होते हैं, उसमें 80% लोगों का डायबिटीज जो है नॉर्मल हो जाता है। ओके। वो पर उनको परहेज पे रहना होता है, ऐसा नहीं है वो कुछ भी खाते हैं, तो 80% ऑफ डायबिटीज का रेमिशन हो जाता है। ऐसे ही देयर आर वेरी गुड क्वालिटी स्टडीज कंडक्टेड इन यूके एज वेल एज एक कतर में भी एक स्टडी हुई है, जहां पर कि डायबिटीज रेमिशन को वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एज ए फैक्ट एंड एज ए मॉडल प्रेजेंट किया गया है। तो इट वाज स्टडीड दैट इन पेशेंट्स जो कि 5 साल से 3 साल से कम ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज वाले यूके में थे, 5 साल से कम वाले, आई थिंक 5 वाले यूके में थे, 3 इयर्स वाले शायद कतर में थे। तो उधर उनमें से वो पेशेंट जिनका कि अपने अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा था, जो ओवरवेट थे, जिनका एक सी पेप्टाइड लेवल रहता था, अंदर से इंसुलिन प्रोडक्शन बताता है, वो फेयर था, ठीक-ठाक था। उन पेशेंट्स ने सिर्फ वेट लॉस करने से अराउंड 50% ऑफ पेशेंट्स में अगले 1 साल के अंदर डायबिटीज रिवर्स हो गया। बिकॉज़ ऑफ द वेट लॉस। बिकॉज़ ऑफ द वेट लॉस। देखो वेट लॉस विद लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल, जिसमें कि जैसे खाने में परहेज थे, काफी इंटेंसिव, लेकिन वो काफी इंटेंसिव कंट्रोल था, मतलब इट वाज नॉट लाइक रूटीन जो हमारे यहाँ रहता है, इट वाज अ वेरी इंटेंसिव कंट्रोल व्हिच लेड ऑन टू सिग्निफिकेंट रेमिशन ऑफ डायबिटीज अलोंग विद गुड क्वालिटी फिजिकल एक्टिविटीज। सो ये तो हमारे यहाँ पे पेशेंट कर सकते हैं, बट काफी बार पेशेंट्स दे डोंट वांट टू टेक द टफ रूट। अब दूसरा हमारे लिए ये रहता है कि वी डोंट नो, हमने एडवाइस तो कर दिया, कितने पेशेंट उस लेवल का वेट लॉस करेंगे। So as a doctor, what I do is I put my patient on treatment because good sugar control is very important. अगर आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो फिर आईज पे, किडनीज पे, नर्व पे इफेक्ट तो आना ही है, वो तो एड अप होना ही है। तो I put my patient on that and advise कि देखो आप ये चीजें प्रोसेस पे ध्यान दो, खाने पीने में, फिजिकल एक्टिविटी में, and if they reduce their weight, medicines can be reduced and in many cases one may stop as well। इसको काफी सारे जो I'll say कि प्रोग्राम्स हैं वो डायबिटीज रिवर्सल करके भी मार्केट करते हैं। अच्छा। बट आई विल से दैट ये तो हम कितने सालों से अपने पेशेंट को सबको बताते हुए आ रहे हैं कि आप वेट लॉस करो, आपका डायबिटीज जो आपने शुरुआत में कही कि एक टर्म ही चेंज कर दी, बस नाम को चेंज करके दिखाया जा रहा है, बट ये है कि पेशेंट वैसे ही आपके पास भी अगर आएगा तो आप भी वही उसको सारे नेचुरली। बट थिंग इज देखो, अगर पेशेंट मोटिवेट होता है, पेशेंट अपने लाइफस्टाइल में चेंज करता है, पेशेंट को उसके लिए सपोर्ट के डाइटिशियन चाहिए, एक्सरसाइज के लिए उनको ग्रुप बनाना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आई वोंट कॉल इट रिवर्सल, बिकॉज रिवर्सल का मतलब तो ये हो जाएगा कि अब आप चाहे कुछ भी खाइए, आएगा नहीं, आप कुछ भी कीजिए, आपको आएगा नहीं। तो वो तो आई थिंक वो भी मिसकंसेप्शन नहीं, पेशेंट भी खुल के वो हो जाता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आई हैव सीन पेशेंट कि भाई मेरा तो रिवर्स हो गया डॉक्टर साहब, उसके बाद वो सडनली फिर 300 नंबर लेके आ जाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो उन प्रोसेस को कंटिन्यू करें ताकि वो दोबारा होने के चांसेस कम रहे, और हो भी जाए तो अर्ली में पता चले और हम उसको मेडिसिन से भी मैनेज कर लें। इज इंसुलिन बेटर और मेडिसिन इज बेटर? देखो अगेन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंसुलिन सुपीरियर या टैबलेट सुपीरियर है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज का, जिनको किडनी प्रॉब्लम हो गई है, जिनको की लिवर में प्रॉब्लम है, अब इन कंडीशंस में जो टैबलेट्स है उनका सेफ्टी प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है। इंसुलिन इज 100% सेफ, तो इंसुलिन यूज हो सकता है। इंसुलिन के दो ही इश्यूज होते हैं, एक लो शुगर का होना, एक थोड़ा वेट गेन होना। तो अगर आप लो शुगर अवॉइड करते हैं तो वो सेफ है, बट इंसुलिन एक शुगर कंट्रोल का एजेंट है। टैबलेट्स की जब हम बात करते हैं, कुछ कंडीशंस में टैबलेट इंसुलिन से भी सुपीरियर होती है, क्योंकि उनका फायदा, कुछ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन का फायदा शुगर कंट्रोल के बियॉन्ड जाता है। क्या वो कंडीशंस कुछ थोड़ा जैसे हार्ट डिजीज के पेशेंट, स्पेशली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, वहां पर there are two groups of medicines, SGLT2 inhibitors हैं, GLP-1 receptor analogs हैं। ये हार्ट फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम करती है, फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर को कम करती है, ओवर एंड अबव शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल के अलावा फायदा करती है। ऐसी SGLT2 inhibitors और GLP-1, कुछ हद तक GLP-1 receptor analog किडनी डिजीज का भी रिस्क कम करते हैं, प्रोग्रेशन को भी कम करते हैं। सो ये कहना कि ये अच्छा है वो अच्छा, वो नहीं है। पेशेंट के लिए सारी ऑप्शन सही हैं। सेम पेशेंट के लिए ये हो सकता है आज के दिन ओरल टैबलेट्स बेटर हैं, कल को इंसुलिन बेटर हो सकता है, परसों टैबलेट्स बेटर हो सकते हैं। ओके, तो यहीं पे डॉक्टर की एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है। मींस इंसुलिन से वापस दोबारा टैबलेट्स पे भी आता है? डेफिनेटली। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी,
मैं तो इतने सारे जो न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म इंसुलिन पे डालता हूँ, क्योंकि कहीं ना शुगर बहुत हाई कहीं होता है। इंसुलिन इज जस्ट मतलब लाइक मतलब बहुत शॉकिंग हो चुका है कि मेरे को अब इंसुलिन पे जाना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिग्मा बन जाता है पेशेंट के लिए कि मैं अब मतलब इंसुलिन पे चला गया हूँ टैबलेट्स के बाद। जसमीत इतना कॉमन है, पेशेंट ओपीडी में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हाँ। मैं तो लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज पहुंच गया हूँ, क्या मेरे को आपने इंसुलिन बता दी। उनको लगता है कि कोई लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज है, तो ऐसा नहीं है। देखो इंसुलिन का जो इंडिकेशन है या जो जरूरत है, वो कोई भी ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसके अंदर बहुत हाई शुगर लेवल्स हैं, उस समय इंसुलिन एक बेटर ऑप्शन है, स्पेशली अगर पेशेंट का यूरिन ज्यादा आ रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, क्योंकि इंसुलिन बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल करता है और एनाबॉलिक हार्मोन है, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। किसी भी कंडीशन में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, थोड़ा भी ज्यादा बीमार है, टैबलेट्स इतनी सेफ नहीं रहती, उसमें इंसुलिन ही बेस्ट है। तो पेशेंट स्टेबल होता है तो आप इंसुलिन हटा देते हो। जब पेशेंट के जो ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं हाई शुगर वाले, आप टैबलेट को ले आते हो, इंसुलिन हटा देते हो। तो इंसुलिन ऐसा कोई एंड स्टेज का मार्कर नहीं है, बट एट द सेम टाइम यस, जब कोई भी डायबिटिक ट्रीटमेंट काम ना करे, इंसुलिन हमेशा काम करता है। सो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में टैबलेट्स कंट्रोल तो कर रही हैं, बट उनकी एक अपर लिमिट है, पीक इफेक्ट है। वहां जाके पेशेंट को और कंट्रोल चाहिए, दवाइयां वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इंसुलिन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ऐड कर दो टैबलेट्स के ऊपर, या फिर मान लो किसी पेशेंट में टैबलेट्स यूज नहीं किए जा सकते, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, तो आप इंसुलिन यूज कीजिए। जब कल को किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम रिवर्स हो जाता है, आप फिर से टैबलेट पे आइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व्हाट यू फील सर कि जो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं कि फॉर द टाइमिंग आपके पास आए या किसी भी डॉक्टर्स के पास आके जनरली फर्स्ट एड चेकअप्स करवा ली, देन मूव टुवर्ड्स कि वो कहीं ना कहीं अपना आयुर्वेदिक और इस टाइप्स के मतलब केसेस में भी चले जाते हैं, मतलब इस टाइप की भी मेडिसिन यूज करते हैं। तो व्हाट यू फील, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं हमारी साइंस और इवन मेडिकल काफी मतलब एक्सप्लोर हो रही है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ज्यादा लिटरेसी ही नहीं है। तो फॉर मी टू कमेंट कि उसमें क्या होता है, इट वोंट बी फेयर। एट द सेम टाइम मैं इतना जरूर कहता हूँ पेशेंट्स को कि वन शुड नॉट मिक्स। ये ना हो कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उधर से वो भी ले रहे हैं, देन इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। वो कहीं ना कहीं लिवर पे भी फिर इफेक्ट करेगा, दोनों ही चीजें मतलब। आई विल से कि देखो, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से क्या होने वाला है। हो सकता है फायदा, हो सकता है ना हो, बट पेशेंट को दो चीजें कंबाइन करने से हमें यही नहीं पता रहेगा फायदा किससे हो रहा है, नुकसान किससे हो रहा है। तो इट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। जैसे मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, सिमिलरली होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है तो एलोपैथी के बारे में नहीं पता रहेगा। सो नाउ सपोज एक कोई एडवर्स इवेंट हुआ है, अब यही नहीं पता किसकी वजह से हो रहा है, या फायदा हो रहा है तो ये नहीं पता किससे कितना हो रहा है, तो इट इज नॉट फेयर। ये मतलब किसी के लिए भी फेयर नहीं है, पेशेंट का नुकसान ही है इसमें। तो वन शुड स्टिक टू वन एंड सी कैसा होता है। ओके, मैं लास्ट के एक दो क्वेश्चन से करना चाहूंगा, स्पेशली अगर एक 20 साल के या 15 साल के बच्चे को अगर आप समझाना चाहे कि जिसके घर में अगर किसी को डायबिटीज है, तो मतलब क्या वो पोस्ट ऑफ केयर अपने पेरेंट्स की कर सकता है, अपने दादा दादी की कर सकता है? ओके, सो यू मीन टू से एज अ फैमिली सपोर्ट? फैमिली, क्योंकि एक 15 साल के बच्चे के लिए डायबिटीज को समझना और उसके पोस्ट ऑफ केयर करना बहुत ही, मतलब मैं उस वे में चाहूंगा कि आप उस 15 साल के बच्चे को कैसे समझाना चाहेंगे? देखो, अगर बड़ा सिंपल है, अगर ये काफी हद तक डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज स्टेट क्या है, ठीक है। बट अवेयरनेस आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अगर जब मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करता हूँ तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आप शुगर चेक जरूर किया करो। ठीक है। बिकॉज जब पेशेंट चेक कर लेता है ना, कोई भी पेशेंट अपनी हेल्थ के लिए केयरलेस नहीं होता। वो केयरलेस नहीं होते, वो ये मान लेते मैं ठीक हूँ, वो चेक ही नहीं करते। जब पेशेंट चेक कर लेता है, दैट्स व्हाई द रीजन, क्योंकि ये हाफ ऑफ द अवेयरनेस कहीं ना कहीं इसलिए आता है। जब पेशेंट ने शुगर चेक किया है तो पेशेंट अपने आप अपना ध्यान रखेगा। तो आई थिंक दोस फैमिली मेंबर्स, स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन इन फैमिली, दे कैन, बिकॉज ग्लूकोमीटर यूज करना एक 80 ईयर ओल्ड के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सैंपल के लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आजकल तो पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस हैं, ग्लूकोमीटर्स हैं, तो वो बच्चे जो हैं अपने दादा दादी का, नाना नानी का अपना शुगर चेक कर सकते हैं। ओके। अगर उनके शुगर लेवल नॉर्मल आ रहे हैं तो उनको यूजुअली पेशेंट को पता ही रहता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम तो हमेशा बताते हैं आपका ये टारगेट है। तो पेशेंट, जैसे ही पेशेंट उस टारगेट रेंज से बाहर जाएगा, पेशेंट अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप अपना ध्यान रखेगा, अपने आप फॉलोअप के लिए आएगा। प्रॉब्लम कब होती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं 2 साल से शुगर ही चेक नहीं किया, शुगर 400 है। अब पूछो उनसे तो वो यही बताते हैं, मैंने चेक किया, हमें तो अच्छा लग रहा था, हमें तो कोई तकलीफ नहीं लग रही। बट वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो आपको खा रहा था। डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, वो अंदर तो वो तो घुन की तरह खाता है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो आई थिंक जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सबसे पहले टेस्ट कर सकते हैं।
फैमिली मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं उनको एक्सरसाइज के लिए, उनको साथ में घूमने जाना, उनके हिसाब से एक्सरसाइज देखना, उनका फुट केयर रखना। डायबिटीज फुट केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनके पाँव का ध्यान रखना। डायबिटिक पेशेंट्स के खाने में एक सर्टेन चेंज है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फैमिली में एक आदमी को डायबिटीज हुआ है तो पूरी फैमिली का ईटिंग पैटर्न चेंज होता है। ओके। बिकॉज उस तरह का एक अलग तरह का थोड़ा सा, मैं इनका तो बहुत बड़े बदलाव नहीं, पर छोटे छोटे बदलाव, लेकिन अच्छी बात क्या है वो सारे बदलाव हेल्दी बदलाव होते हैं। जब वो दादाजी के लिए घर में हेल्दी खाना बनेगा तो वो ऐसा तो है नहीं वो खाएंगे, उनकी वाइफ भी खाएंगी, दादी भी खाएंगे, बच्चे के पापा मम्मी भी खाएंगे, बच्चा खुद भी खाएगा। तो बच्चा पहले ही हेल्दी खाने पे आ जाएगा, कल को बच्चे के मम्मी पापा का भी डायबिटीज का रिस्क कम होगा। जब आप जंक फूड खाते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को पुअर डाइटरी हैबिट्स को, या जैसे मैंने बोला ये पैकेज फूड खा के अपने आप को एक्सपोज करते हैं, तो आपको क्या लगता है आप बचेंगे डायबिटीज से? आपका भी रिस्क है, आपका भी नंबर आ सकता है आने वाले टाइम में। तो वो जो अच्छी आदतें आपके ग्रैंड पेरेंट्स में आप शुरुआत कर रहे हैं, वो सब आपको ही फायदा कर रहे हैं। So once they start doing that for their parents or grandparents, ultimately who's going to get benefit? वो उसको इंसान को खुद को फायदा होगा। एंड सपोज जब बच्चे को फायदा तो किसको फायदा होगा? पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। जब सोसाइटी को बेनिफिट होता है तो कंट्री को बेनिफिट होता है। हमें उसके ज्यादा क्या चाहिए? इवन अकॉर्डिंग टू योर साइड, क्या ऐसी हमारे एक मील की प्लेट में होना चाहिए जो डाइटरी, अगर आप सप्लीमेंट अगर कुछ बताएं, या सप्लीमेंट्स के अलावा इवन लाइफ मतलब खाने के बारे में अगर बताएं, क्या ऐसा होना चाहिए जो हमारे डेली रूटीन्स के अंदर एटलीस्ट ये आइटम जरूर होने चाहिए? देखो जब हम डायबिटिक डाइट की बात करते हैं तो मेरे लिए डायबिटिक डाइट कोई स्पेशल डाइट नहीं है। मेरे लिए है कि वो डाइट जो पेशेंट रोज खा सके, और जो पेशेंट के रोज खाने के थ्रू ही बीच में से ही कुछ चुन के बना। स्पेशल होने की कोई जरूरत नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, रिफाइंड नहीं खाना, जैसे कि सूजी, मैदा, ये चीजें नहीं लेनी है। मल्टीग्रेन आटा भी अगर लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम पिसा हुआ हो। उसमें भी जितने डिफरेंट अनाज मिक्स होंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। जो बाजरा, गेहूं, इन सबको मिक्स करके खाइए, और बहुत फाइन ना पिसा हुआ हो। खाने में फाइबर बढ़ाइए। फाइबर तो देखो एज ए कंट्री वी आर ब्लेस्ड। हमारे तो फूड में वैसे ही हमारे तो जो पहले पूर्वज हैं, हमारे यहाँ बहुत हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। तो सैलेड्स को खाना, फ्रूट्स को खाना, इन सब में सोल्यूबल फाइबर्स रहते हैं, वो आपका फाइबर कंटेंट बढ़ाते हैं। इसके साथ के अंदर आपको नॉन रिफाइंड चीजें, ऑयल भी आपको यूज करना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करें, ये रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करें। ये सब अच्छी चीजें नहीं होती, कभी मिक्स ऑयल्स यूज ना करें। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि सरसों का तेल या मूंगफली का तेल बदल के यूज करें। दीज आर वेरी हेल्दी, अपने इंडिया में मिलते हैं। यू विल गेट प्योर ऑयल्स, अपने सामने तक निकलवा सकते हो आप। तो ये ऑयल्स यूज करें। घी लिमिटेड मात्रा में लें। प्लांट बेस्ड जैसे ये डालडा या फिर इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे हैं, उस तरह की चीजें, रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बढ़ाएं, उसमें भी पनीर, दही काफी अच्छा है। साथ में आप सैलेड्स लें। कहते हैं दोपहर में एक टाइम में मट्ठा जो होता है लस्सी लेना जरूरी है, बिल्कुल अच्छा रहता है। और सब्जियां खाएं, और हमेशा सीजनल चीजें खाएं। हमेशा सीजनल चीजें लें जो सीजन पे आ रही हैं, तो वो चीजें लें तो आपका डाइट अच्छा रहता है। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा टाइम दिया और मैं काफी डायबिटीज के बारे में काफी नॉलेज भी मिली। एट द एंड हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you, Jasmeet. I think my message for everybody is that you should check your sugar levels frequently. I'll also suggest that screening for diabetes should be part of each and everyone. After 35 years of age, each and everyone should test themselves for presence or absence of diabetes, and periodically thereafter. I think once we do that, we'll be able to diagnose diabetes early, we'll be able to manage it better, and keep us as well as our country healthy and happy. Thank you. सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप खरा। आप देखते रहिए द हेल्थ टेबल पॉडकास्ट शो। थैंक यू।